बात करते हैं हम एनसीएफ 2005 का दस्तावेज सामाजिक विज्ञान पर क्या कहता है। एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान को भी उतने ही महत्व देने की बात करता है जितना विज्ञान को है, क्योंकि इसमें जो विषय वस्तु सम्मिलित किया जाता है वह इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, बिजनेस स्टडीज़ आदि आदि विषयों को, और ये विषय किसी भी समाज के नागरिकों के लिए जानना और समझना अत्यावश्यक है। यह विषय सामाजिक विज्ञान बच्चों में समाज की सच्चाई को समीक्षात्मक अध्ययन करने की क्षमता देता है और उसके अनुसार आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की शक्ति देता है। इसलिए सामाजिक विज्ञान एक पाठ्यक्रम में शामिल होना अत्यावश्यक है। चूँकि इसको अनुपयोगी विषय माना जाता है, इसलिए स्कूलों में इसको कम महत्व देकर विज्ञान को ज़्यादा महत्व देता है, जबकि आज के समाज में विश्व छोटा जब हो गया है तो सामाजिक विज्ञान का महत्व बढ़ गया है। जितना ज़्यादा नागरिक विश्लेषण करने की क्षमता रखेगा वह देश उतना ही मजबूत बनते चले जाएगा। उस देश में राष्ट्रीयता की भावना, उस देश में अपने इतिहास के प्रति गौरव, उस देश में नागरिकता के गुणों का विकास, उस देश में अपनी मिट्टी को जानना, उसके अनुसार उत्पादन करना, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के प्रति संवेदना स्थापित करना, ये सब बातें ज़्यादा आएंगी। इसलिए सामाजिक विज्ञान तो पाठ्यक्रम में होना ही चाहिए। ये भी माना जाता है कि यह विषय ऐसा है कि पाठ केंद्रित विषय है, इसमें विषय वस्तुओं का अंबार है, इसलिए जब इसकी परीक्षा ली जाती है तो उसको बोझिल बनाकर लिया जाता है। जबकि 1993 में यशपाल कमेटी ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि बिना बोझ के, बिना तनाव के परीक्षा होनी चाहिए, बिना बोझ के पढ़ाई होनी चाहिए। इसलिए इस विषय की परीक्षा को भी तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक आधार पर होना चाहिए। प्रश्नों का अंबार लगा के बच्चे को जांचने के लिए परीक्षा नहीं होनी चाहिए। आजकल जो सेवा के क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों की बढ़त हुई है, उसको देखकर अब ये धारणा बदली है कि सामाजिक विज्ञान नौकरी प्राप्त करने में सहायक नहीं है। यह आज के डिप्लोमेसी के युग में सामाजिक विज्ञान का महत्व बहुत ज़्यादा है और इसलिए भी इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया गया है कि यह विषय ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब ये ज़रूरी है कि हम इसको पढ़ाएं कैसे। इसकी पाठ्य पुस्तक तो है, लेकिन पाठ्य पुस्तक आकर्षक नहीं है। प्रायः पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करके शिक्षक इसको भाषा की तरह पढ़ा देता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना है। इसको पढ़ाने के लिए शिक्षक को अपने समस्त समर्थ का उपयोग करना चाहिए, सामर्थ्य का उपयोग करना चाहिए। नाटक का उपयोग करे, रूपक का उपयोग करे, विश्लेषण करे, कहानी सुनाए, अच्छे से तैयारी से जाए और रोचक ढंग से तथ्यों को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करे। इतिहास का शिक्षक यदि इतिहास की गौरवशाली गाथा को गौरवपूर्ण तरीके से बच्चों के समक्ष रखेगा तो बच्चा जरूर प्रेरित होगा कि रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, महात्मा गांधी ये ऐसे महापुरुष थे जो हमको आज़ादी दिलाने में सहायक हुए हैं और आज हम अपने राष्ट्र को अक्षुण्ण रखने में उत्तरदायित्व को निभाएं। राष्ट्र के प्रति गौरव, तिरंगे के प्रति सम्मान, ये सब बातें इसमें आएंगी। इसके साथ साथ सामाजिक विज्ञान प्रकृति के भी नज़दीक ले जाता है। सामाजिक विज्ञान हमको ये बताता है कि प्राकृतिक दोहन कैसे करना चाहिए, क्या क्या संसाधन हैं और उन संसाधनों का प्रयोग कैसे होना चाहिए। तो प्रकृति के प्रति प्रेम भी उत्पन्न करता है, जो आज के समाज की, आज के विश्व की अत्यंत आवश्यक तत्व है। यह मानवीय मूल्यों का विकास करता है, परस्पर विश्वास लाता है, हम अपने स्वतंत्रता के प्रति आदर लाता है और इसको बनाए रखने में
सहायक बनाने वाले नागरिक को बनाता है। इसमें जो विषय शामिल किए जाते हैं, इसमें दस्तावेज ने एक जगह कहा है कि राजनीति शास्त्र के शब्द का प्रयोग किया जाए, ना कि नागरिक शास्त्र। जब अंग्रेज़ों को भारत में कठिनाई होने लगी थी और नागरिक उनका विरोध करने लगे थे, तो उन्होंने नागरिक शास्त्र के विषय को इंट्रोड्यूस किया था और उसमें उन्होंने नागरिक शास्त्र के उस विषय में नागरिकता के ऐसे गुणों को डालने की बात कही थी, ऐसे गुणों को मानने की बात कही थी जो सरकार के प्रति क्या हो, आज्ञाकारिता का भाव लाए। इसलिए नागरिक शास्त्र की बजाय राजनीति शास्त्र के प्रयोग की बात कही गई है। अब इसका पाठ्यक्रम का नियोजन कैसे हो? पाठ्यक्रम का नियोजन ऐसा हो कि पूर्व प्राथमिक स्तर पे मैंने विज्ञान के क्षेत्र में बात की है कि बच्चा जो है वो ये जानने लगे कि कैसे आसपास की चीज़ें हैं। प्राथमिक स्तर पर 3 से 5 में वो पर्यावरणीय अध्ययन करके एक किताब में पढ़े जहाँ वो प्रकृति के संरक्षण पर जोर दे, अपने प्रकृति को जाने। जब वो पूर्व माध्यमिक स्तर पर आता है तो स्थानीय समस्याओं को विश्व की समस्याओं से जोड़ना सीखे। यदि जल की कमी उसके शहर में हो रही है तो ये पूरे विश्व की समस्या हो रही है, इसलिए जल का संरक्षण करे, इस बात को जानना आवश्यक है। ऐसी बातों को वहाँ पर अध्ययन कराना चाहिए। इसके साथ इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है कि यदि हम पानी को पढ़ा रहे हैं, कहीं पर मैंने बात कही है कि समग्र एकीकृत पाठ्यक्रम की बात भी एनसीएफ करता है कि पानी यदि पढ़ा रहे हैं तो पानी के संसाधनों को बच्चा जानेगा कि पानी कहाँ से आया। नदी, सागर जो प्राकृतिक हैं, बोरिंग, टेप नल ये मानव द्वारा निर्मित हैं। ये पानी के संसाधन हुए। पहले पानी कहाँ से मिलता था? कुएं से मिलता था। तो यहाँ हिंदी का शिक्षक बता सकता है कि कुएं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसे हुआ करती थी, एक गांव में कितने कुएं हुआ करते थे और वो कुओं को जाति से पहचाना जाता था। इस तरह की बातों को समग्र रूप से स्टूडेंट्स के पास पहुंचा सकते हैं। और यहीं पर यदि हम विज्ञान की बात करें, भूगोल की बात करें, तो हम बता सकते हैं कि पानी स्वच्छ रहने के लिए अत्यावश्यक है, पानी जीवित रहने के लिए अत्यावश्यक है। इस तरह पानी के बारे में एक समग्र नॉलेज बच्चों के पास पहुंचेगा। इसके साथ इसमें ये बात कही गई है कि वाणिज्य के विषय जो बिजनेस स्टडीज़ हैं ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए आज का जो युग है वो सेवा के क्षेत्र में वाणिज्य को जानने वाले नागरिकों की आवश्यकता को मांगता है, इसलिए इस विषय का भी समावेश होना चाहिए। तो हम इस तरह से ये एनसीएफ 2005 से ये बात सीखते हैं कि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण नागरिकों के निर्माण में हमको सहायक होता है, लेकिन इसका अध्यापन बहुत उचित तरीके से होना चाहिए। शिक्षक रोल प्ले के माध्यम से, शिक्षक रूपक के माध्यम से, शिक्षक आकर्षक कहानियों के माध्यम से इसका अध्यापन करें, ना कि वो इस बात पर जोर दे कि किताब को एक बार पढ़ दें और फिर उसके बाद बात खत्म हो गई। ऐसे दृष्टिकोण का निर्माण करें कि स्थानीय समस्याओं को राष्ट्रीय संदर्भ में देखना बच्चा सीखे। राष्ट्र प्रेम की भावना तो उसके में लाए, लेकिन विश्व बंधुत्व की भावना के साथ भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, तो ये भावना भी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण से संभव होती है। इसमें जो विकास की बात कही जाती है, व्यक्तित्व विकास व्यक्ति के माध्यम से हुआ है, इस धारणा को भी ये दूर करता है। विकास के लिए समूह की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्र के अर्थशास्त्र को पढ़ाना, राष्ट्र के अर्थशास्त्र को समझना, अर्थशास्त्र का संचालन कैसे हो, ये भी हम सामाजिक विज्ञान के माध्यम से पढ़ते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र पढ़ते समय, जैसे कि पहले किसान उत्पादन को बेचने के लिए नहीं जा पाता था दूर दूर, इसलिए छोटी छोटी मंडियों में अपने उत्पादन को बेचता था। परिवहन के साधन के विकास के साथ उसको विपणन के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र मिला,
इसलिए किसान उत्पादन को ज़्यादा जानने लगा, उत्पादन को ज़्यादा करने लगा, सॉरी। तो ये सब बातें हम अर्थशास्त्र के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान वह विषय है जो एक बच्चे को एक संपूर्ण नागरिक के रूप में तैयार करता है। वो बच्चे का संपूर्ण विकास करता है, ना कि एकांगी विकास करता है। तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों समग्र रूप से विद्यार्थी के समक्ष प्राइमरी लेवल तक जाते हैं। ये अत्यावश्यक है, ये जरूरी है और ऐसा ही जाना चाहिए। बच्चे में विश्लेषण की क्षमता है, बच्चा विज्ञान को समझे। जैसे हम बच्चे को कहते हैं, दस्तावेज का ही एक उदाहरण है कि हवा हर जगह पाई जाती है, तो अब बच्चे में विश्लेषण करना आना चाहिए। गिलास में हवा है क्या? एक मोमबत्ती जल रही है, उसके ऊपर उल्टा गिलास रख दिए, मोमबत्ती बुझ गई, तो क्या उसके अंदर हवा खत्म हो गई? तो कोई बच्चा बताए कि नहीं, ऑक्सीजन खत्म हुआ है, या नहीं बता रहा है, तो जो जलने में सहायक है वायु का वह तत्व खत्म हो गया है। तो बच्चा ये जाने कि कण कण में, अलमारी में हवा है, उसके मुंह में हवा है, उसके शरीर में हवा है, इस तरह से वो विश्लेषण करना सीखे। तो शिक्षक को समग्र रूप से ज्ञान को पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, ये पाठ्यक्रम के आवश्यक तत्व हैं। ये जितनी बातें मैं एनसीएफ से रिलेटेड कर रही हूँ, ये सब एनसीएफ में तुमको अवेलेबल है। जिसको अवेलेबल नहीं होगा वो मुझे मैसेज करेगा तो मैं भेज दूँगी, लेकिन ये सब तुमको ईजी अवेलेबल है, इसलिए रीडिंग मटेरियल भेजने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं है। अब आगे हम बात करेंगे कला शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा आदि आदि विषयों पर। ठीक है।